हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 2 और the 4 सीरीज़ कि में लिटरेरी टर्म्स और गर्ल्स वर्दी जी के क्वेश्चंस, और आप लोग जो है एंजॉय करिए क्वेश्चंस भी और लिटरेरी टर्म्स भी। और भैया पढ़ते चलो, जिंदगी बनाते चलो। व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। सही बात है भाई, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं उसे आप अट्रैक्ट करते हैं, और जो आप सो इमेजिन करते हैं वो आप बनाते हैं। तो अच्छा इमेजिन कीजिए। चलिए इसके बाद हमारा भाई थोड़ा सा विज्ञापन कर लेते हैं। यूपीटीजीटी इंग्लिश का पेड बैच 14 मार्च से स्टार्ट हुआ है। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस बैच, वो लोग पहले इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करें, फिर उसके बाद उसमें सारा फीस का वो दे रखा होगा। लगता है यार खरीदना चाहिए, खरीद लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आओ ऐप पर। स्वागत है आपका 7895937338 पर। उसके बाद हमारा ये वाला बैच है, ये वीडियो बैच है। आप ऐप पर आएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे ऐप पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। कुछ लोगों को फीस बहुत ज़्यादा लगती है, तो हाँ भाई है थोड़ी सी फीस ज़्यादा, मतलब ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन जब वो पढ़ना शुरू करते हैं तो कहते हैं यार फीस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सब अपनी अपनी बात होती है। तो ये हमारा वीडियो बैच है इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर का। इसमें टीजीटी का पीजीटी का है, इसमें भी नोट्स जो हैं आपके घर पर जाते हैं। बाकी मैं बहुत सारी बात पहले ही बोल चुकी हूँ, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला हमारा क्वेश्चन है, अ डेक्टाइलिक इज अ मीट्रिक फुट कंसिस्टिंग ऑफ। डेक्टाइलिक, जैसे मैंने आपको बताया था कि आयम्बिक ट्रॉचेक होते हैं, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। तो ये डेक्टाइलिक जो है मीट्रिक फुट कितना होता है? डेक्टाइलिक सबसे पहले ये जानिए कि डेक्टाइलिक जो मीट्रिक फुट होता है वो लॉन्ग सिलेबल फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है जी। ये जो बहुत पुराना जो है लिखने का तरीका है, 3 सिलेबल्स का जो है ये मीट्रिकल फुट होता है, और ये होमर के इलियड और ओडिसी में यूज़ किया गया है। काफ़ी पुराना जो है ये, बहुत मतलब तब काफ़ी पुराने समय से इस स्टाइल में लिखा जाता है। तो डिक्टाइल जो मेट्रिकल फुट है वो 3 सिलेबल का फुट होता है। 3 सिलेबल, 1 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट सिलेबल्स। जैसे आयम्बिक जो होता है 2 सिलेबल होता है, ट्रॉचेक जो होता है वो 2 सिलेबल होता है, ऐसे डिक्टाइल जो होता है वो 3 सिलेबल फुट होता है। इसका आंसर है बी। Now question number 2, a work that makes fun of another work, by imitating some aspect of the writer's style is called। एक ऐसा वर्क जो किसी वर्क का मजाक उड़ाता है, भाई राइटर के स्टाइल को इमिटेट करते हैं कॉमिक इफेक्ट देने के लिए, तो वो क्या होता है? दैट इज पैरोडी। इसका एक एग्जाम्पल है पैरोडी का। जैसे अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ, एक बिना लिटरेचर के एग्जाम्पल के, आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, आपने खुद भी करा होगा, अपने छोटे भाई बहनों को भी देखा होगा, या अभी आपके बच्चे भी करते होंगे कि वो लोग ड्रेसअप होते हैं अपने मम्मी या पापा के जैसे, और बड़े बड़े जूते पहनेंगे। जैसे मेरा छोटा वाला भाई, जब वो छोटा सा था बिल्कुल, तो हार्डली 5 या 6 साल का था, तो वो बिल्कुल हमारे पापा का टूरिंग जॉब था, तो वो पापा की तरह ड्रेसअप होता था और बड़े बड़े जूते पहनता था और ब्रीफकेस उठाता था और कहता था, और बच्चों कुछ लाऊं तुम्हारे लिए, लाना है कुछ? तो ये पैरोडी है, ये किसी के स्टाइल को इमिटेट करना। ये तो हुआ एक जो वैसा एग्जाम्पल है लाइफ का। राइटर के स्टाइल को इमिटेट करना फॉर द सेक ऑफ कॉमेडी, और कॉमेडी पैरोडी हो जाती है। जैसे कि एक जो अभी पैरोडी है, प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड ज़ॉम्बीज। ये जेन ऑस्टन के प्राइड एंड प्रेजुडिस की पैरोडी है। प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड ज़ॉम्बीज, ये जो है किसकी पैरोडी है? जेन ऑस्टन के प्राइड एंड प्रेजुडिस की। तो दैट इज कॉल्ड पैरोडी। A scene that interrupts the normal chronological sequence of events in a story to depict something that happened at an earlier time। ये मूवीज़ वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा या नॉवेल्स में होता है, जो कहानी चल रही होती है, अचानक से कुछ समय पहले जो होता है, जैसे आप लोगों ने पिक्चर जब आप सीरियल वगैरह देखते होंगे तो उसमें कहानी शुरू होती है 5 घंटे पहले, और फिर पूरी कहानी उसमें दिखाई जाती है, फिर बैक टू प्रेजेंट समय ये दिखाते हैं। तो वो जो कहानी की
क्या हुआ पीछे उसमें, वो बताने के लिए जो एक सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को इंटरप्ट करता हुआ होता है, लेकिन ये बताता हूँ कि क्या हुआ पहले, दैट इज कॉल्ड फ्लैशबैक। तो उसे कहते हैं फ्लैशबैक, दैट इज फ्लैशबैक। इडिपस कॉम्प्लेक्स इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? इडिपस कॉम्प्लेक्स जो है ये फ्रायड, सिगमंड फ्रायड ने ये जो कॉम्प्लेक्स है ये उन्होंने बताया। व्हेन अ बॉय इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिज मदर, इट इज नोन एज इडिपस कॉम्प्लेक्स। ये जो नाम लिया गया है थीब्स के इडिपस से लिया गया है, who unknowingly murdered his father and wedded his own mother. He did it unknowingly, but Freud took that term from there, and he explained that when a boy is sexually attracted towards his mother, that is known as Oedipus complex. Many critics believe that Hamlet was also suffering from Oedipus complex, though in that period maybe Shakespeare did not think of that, but many critics believe this time. And if you have read Sons and Lovers of T.H. Lawrence, that has also that Oedipus complex theory. तो Oedipus complex क्या है? फ्रायड ने ये जो टर्म कॉइन की है, मतलब फ्रायड ने ये अपने उसमें बताया है, और ये है कि व्हेन अ बॉय, जब एक लड़का अपनी मदर की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड होता है, उसे इडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अ सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर, ये इसमें आना तो सेक्सुअल अट्रैक्शन चाहिए था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनफॉर्मल एसे इज ऑल्सो नोन एज। इसमें ये जगह जगह ये TGT 2005 का क्वेश्चन है और इसका आंसर स्कॉलरली एसे दिया हुआ है, ये गलत है। सबसे पहले समझ लीजिए इनफॉर्मल एसे, इम्पर्सनल एसे, मैं एक एक चीज बता रही हूँ। इनफॉर्मल एसे जो होते हैं, एक ऐसे एसे होते हैं जिसमें नॉन फिक्शन होता है, जो राइटर होता है वो एक फेमिलियर स्टाइल रखता है, और उसमें वो जो चीज़ें हैं जरूरी नहीं है वो तथ्य इस पर आधारित हो। तो इनफॉर्मल एसेज जो होते हैं उनको ही फेमिलियर एसे कहते हैं। ना उन्हें फनी एसे कहते हैं, ना स्कॉलरली कहते हैं, उनको फेमिलियर एसे कहते हैं। इनफॉर्मल एसे इज ऑल्सो नोन एज फेमिलियर एसे। तो अगर आपको कहीं पर इसका आंसर स्कॉलरली दिखे तो वो नहीं है, दैट्स फेमिलियर एसे। इम्पर्सनल एसे जो होते हैं, इम्पर्सनल एसे होते हैं बेकन के स्टाइल वाले एसेज, जो एफोरिस्टिक स्टाइल वाले एसेज होते हैं, दे आर नोन एज इम्पर्सनल एसे, जो कुछ थ्योरी बताने के लिए करे जाते हैं। और जो इनफॉर्मल एसेज होते हैं वो फेमिलियर एसे या पर्सनल एसेज जो हैं वो होते हैं। नॉन फिक्शन एसेज जो राइटर होता है उनका अपना स्टाइल इसमें होता है। अब पैरोनिम इज, पैरोनिम क्या होता है? निम मीन्स नाम, पैरोनिम वो होते हैं कि वर्ड की प्रोनाउंसिएशन तो जो होती है वो एक सी होती है मगर मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। द यूज ऑफ अ वर्ड इन अ सेंस दैट डज नॉट प्रॉपर्ली बिलोंग टू इट, नहीं। अ क्लॉज ऑफ फ्रेज वेज्ड इनटू अ सेंटेंस इन पासिंग, अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे एज अनदर बट मीन्स डिफरेंट इन कॉन्टेक्स्ट, अ वर्ड नॉट स्पेल्ड एज अनदर बट प्रोनाउंस्ड एग्जैक्टली एज अदर। बिल्कुल सही, यही है इसका आंसर कि वर्ड नॉट स्पेल्ड एज अनदर बट प्रोनाउंस्ड। जैसे हम यहां बोलते हैं सन एंड सन, तो ये स्पेलिंग सेम नहीं है मगर प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। रेस्ट एंड रेस्ट, बोलना बिल्कुल सेम है। तो जब वर्ड का स्पेलिंग अलग होती है मगर प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है, दैट इज कॉल्ड पैरोनिम। द राइमिंग ऑफ वॉल साउंड्स विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज नोन एज। जब कॉन्सोनेंट साउंड नहीं आता है, सिर्फ वॉल साउंड आता है, तो उसे क्या कहते हैं? एसोनेंस, दैट इज एसोनेंस। समझे? Now the next question is, the term essay is the derivative of the French root essay, which means essay जो word है वो French है। Montaigne is called the father of essay and Bacon is called the father of English essay. essay जो word है इसका मतलब होता है trial, test, तो इसमें क्या होगा? to try। essay का meaning क्या होगा? to try।
द रिटोरिकल डिवाइस ऑफ एनाफोरा implies which of the following? ये एक फिगर ऑफ स्पीच है. A certain metrical arrangements, यूज ऑफ circumlocution यानी कि बात को घुमा फिरा के बोलना, juxtaposing the abstract with the concrete, repeating the first word or words of successive sentences or clauses. जब पहला वर्ड जो होता है हर लाइन में रिपीट किया जाता है उसे एनाफोरा जो है वो कहते हैं. जब पहला वर्ड हर लाइन में पहला वर्ड सेम होता है दैट इज नोन एज एनाफोरा. Now the next question is, a sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous, is best expressed by the term. सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं. एक सडन exalted यानी कि बहुत ऊंचाई से एकदम से नीचे को आके गिरना. जब राइटर जो है वो स्ट्राइविंग फॉर द नोबल और पैथेटिक और नोबल के लिए स्ट्राइव कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मगर जो हास्यपद सा वो होता है कि जैसे मैंने अभी इसका एक एग्जांपल पढ़ा है, मैं आपको एग्जांपल जो है वो पढ़कर बताती हूँ. तो मुझे बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल लगा तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊं. तो एग्जांपल था इसका, दैट इज बड़ा फनी सा एग्जांपल था, तो मैं इसका एग्जांपल आपको बता रही हूँ. जब ढूंढने शुरू करो ना तो नहीं मिलते. वो कुछ इस तरीके से था. मैं कुछ याद पड़ रहा है. शी कर्ल्ड हर हेयर, शी ड्रेस्ड अप इन ग्रीन एंड ब्लू, शी curled her hair, she dressed up blue, and she put on her makeup, and she was looking like a weird and old peacock. ये कुछ इस तरीके का ही एग्जाम्पल था इसका. मुझे अभी समय एग्जाम्पल वो मिल नहीं रहा, मगर मैंने पढ़ा था तो मुझे था कि आप जब भी पढ़े, उसने अपने बालों को कर्ल करा, ग्रीन एंड ब्लू में ड्रेसअप हुई, मेकअप ऑन करा, और वो बिल्कुल थकी हुई बुढ़ी मोरनी लग रही थी. तो ये एकदम से पहले ये उठा और फिर जाके गिरा. दैट इज नोन एज बेथोस या एंटी क्लाइमैक्स. बेथोस को ही एंटी क्लाइमैक्स जो है वो कहा जाता है. Queen Anne, the Queen Anne, she is the owner of 3 realms. Sometimes she takes counsel, sometimes tea. And एक और इसका बेथोस का है कि कि when husbands and left, when heaven, the cries reach to heaven when husbands and lapdogs die. तो ये जो है ये these are the examples of बेथोस और एंटी क्लाइमैक्स. Now the next question is, interior monologue is most prominently connected with. इंटीरियर मोनोलॉग का मतलब होता है दिस इज अ डिवाइस जो पोएम्स में यूज़ की जाती है और जो है नॉवेल्स वगैरह में भी यूज़ की जाती है. इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक और मोनोलॉग मीन्स होता है डायलॉग. तो जब अपने अंदर ही डायलॉग्स चलते रहते हैं. अगर आपने इंटीरियर मोनोलॉग है तो द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो कि टी.एस. इलियट का वर्क है, उनकी पोएम है, उसमें लगातार जो प्रूफ्रॉक है वो उसके अंदर ही अंदर डायलॉग्स जो है वो चलते रहते हैं. तो दिस इज मोस्ट प्रोमिनेंटली कनेक्टेड विद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्योंकि विचारों की श्रृंखला. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जेम्स जॉयस. जेम्स जॉयस ने यूज करा था, नहीं विलियम जेम्स ने, मैं भी गलती बोल रही हूं. ये दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम जेम्स इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी क्योंकि ये साइकोलॉजी का ही टर्म है. ये विलियम जेम्स ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में यूज किया था. जेम्स जॉयस ने नहीं किया था. पहले ये साइकोलॉजी से आया है. तो उन्होंने इस ये किससे कनेक्टेड है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसका मतलब है विचारों की श्रृंखला, एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा. वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, उन्होंने अपने नॉवेल्स में इस टेक्निक को यूज करा है. टी.एस. इलियट ने ये जो टेक्निक यूज करी है अपनी पोएम्स में यूज करी है. जैसे मैं अभी बताई रही थी आपको द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, इंटीरियर मोनोलॉग ही उसमें चलती रहती है. तो किससे कनेक्टेड है ये? दैट इज कनेक्टेड विद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक. Now the next question is, the successive syllables with approximately equal light stresses constitute.
जब ये सिलेबल अभी बता रही हूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था डेक्टाइलिक का बताया था, सक्सेसिव सिलेबल, जब दो, सक्सेसिव का मतलब है जब दो सिलेबल्स आते हैं और लाइट यानी कि अनस्ट्रेस्ड होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है पायरिक। जब दो स्ट्रेस्ड होते हैं स्पॉन्डी, जो अनस्ट्रेस्ड होते हैं, दोनों अनस्ट्रेस्ड होते हैं, दैट इज नोन एज पायरिक। पायरिक सिलेबल जिसमें दोनों जो है वो अनस्ट्रेस्ड होते हैं, दैट इज पायरिक। पायरिक के इसका जो उल्टा होता है वो दैट इज जो है दैट इज स्पॉन्डी। तो टू अनएक्सेंटेड, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर लाइट स्ट्रेसेस का मतलब है यहां पर अनएक्सेंटेड, तो अनएक्सेंटेड है, और इसका जो है वो स्पॉन्डी जो है ये दोनों स्ट्रेस्ड होते हैं। पीरिक या पायरिक। अ सटायर इज अ लिटरेरी डिवाइस। सटायर क्या होता है? यूजेस लाफ्टर एज अ वेपन, लाफ्टर को एक तलवार की तरह यूज करता है। वर्क्स एज अ करेक्टिव ऑफ ह्यूमन वाइसेस एंड फॉली, वॉइस नहीं है वाइसेस है, वाइसेस एंड फॉली। सटायर जो किया जाता है वो ह्यूमन बींग्स की फॉलीज को सुधारने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आप सटायर का एग्जाम्पल देखें तो जो जितने जो पोप ने जो सटायर लिखे हैं, या आप जो है स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट के जो सटायर्स हैं, ये ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को सुधारने के लिए। अ मॉडस्ट प्रपोजल अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, इट्स अ बिटर सटायर, और उसमें जो है ये किस लिए होता है? ये करेक्टिव ऑफ ह्यूमन वाइसेस एंड फॉली, रिडिक्यूल्स द फेलिंग दैन द इंडिविजुअल। ये किसी चीज की किसी किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं होता, उसके काम पे जो है वो सटायर किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ऑल दीज आर एग्जाम्पल, और ये सारे के सारे जो हैं सटायर के ही फीचर्स हैं। तो ये है ऑल ऑफ द अबव। पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स दैट आर सिमिलर। पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों पर खेलना, इन अ साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग, इन अ मीनिंग बट डाइवर्स इन साउंड, both in sound and meaning but with different spellings, none of the in sound that are similar, sound में similar होते हैं मगर meaning जो है वो different होता है। sound में similar एक ही, meaning but diverse में एक ही होता है। जैसे library is a building that has many stories, तो अगर हमने यहाँ पर stories जो है वो लिख दिया तो ये जो है sound same है। एक story का मतलब हो गया जो है मंजिल, और एक का हो गया कहानियां। तो ये पन जो होता है दैट इज इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14, और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। पर्पल पैसेज मीन्स, ये पर्पल पैसेज क्या होता है? इतना लंबा आप लोग खुद पढ़ लो, मैं तो केवल आपको समझा रही हूँ। पर्पल पैसेज का मतलब होता है एक ऐसा पैराग्राफ जो और अन्य पैराग्राफ से अलग लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एपिथेट्स होते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स का यूज किया जाता है। बहुत सारी एडजेक्टिव्स का यूज किए जाने की वजह से उस वो अलग ही जो है वो पैसेज जो है वो दिखता है। तो सडन हाइटनिंग ऑफ स्टाइल, जिसमें बहुत स्टाइल को बहुत ही ज़्यादा वर्णनात्मक होता है, विच मेक्स अ सेक्शन ऑफ वर्क स्टैंड आउट अमंग द रेस्ट, और जिसमें जो वो अलग ही दिखता है बिकॉज देयर आर सो मेनी एपिथेट्स देयर, बहुत सारे एडजेक्टिव्स उसमें होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड पर्पल पैसेज। ये हुए हमारे 15 क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स के, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लेते हैं, ये क्वेश्चंस हैं जॉन गॉल्सवर्दी जी के। तो चलिए अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्लेज ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी, ये सारे जो प्रीवियस ईयर के हैं वही मैंने लिए हैं। विच ऑफ द प्लेज ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी मेड विंस्टन चर्चिल अबॉलिश सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन प्रिजन्स। जॉन गॉल्सवर्दी के जो प्लेज हुआ करते थे वो सोसाइटी की रियल पिक्चर को दिखाते हुए होते थे। उन्होंने जस्टिस जो प्ले दिखाया उसमें उन्होंने दिखाया कि बहुत सारे जो अपराध होते हैं वो ऐसे खतरनाक नहीं होते कि उसके लिए जो अपराधी है उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाए। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है बिल्कुल अकेला रखना, उससे वो सुधरते नहीं है और बड़े अपराधी होकर जो है वो निकलते हैं। तो वो इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे जो है वो जो है अबॉलिश जो जिस प्ले ने करा वो किसने करा? जस्टिस ने। जस्टिस एक ऐसा प्ले है जिसका टाइटल भी आयरॉनिकल है क्योंकि जस्टिस में फोल्डर को जस्टिस मिलता ही नहीं है, तो जस्टिस प्ले की वजह से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो अबॉलिश हुआ। नाउ द नेक्स्ट वन इज
एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गोल्सवर्दी बिलोंग्स टू, जॉन गोल्सवर्दी बिलोंग करते थे, वो रियलिस्ट थे, बोथ माइन्यूट एंड जो है वो रियलिस्ट थे, वो रियलिटी दिखाते थे अपने अपने नॉवेल्स में, अपने प्लेस में। वो कोई एक जो है हैप्पीली एंडेड जो है आफ्टर जो है दे लिव्ड हैप्पीली आफ्टर, ये सब नहीं दिखाते थे, वो बिल्कुल रियल प्रॉब्लम प्लेस हुआ करते थे। तो ड्रामेटिस्ट के रूप में गोल्सवर्दी बिलोंग करते थे जोन्स एंड पिनेरो को, ही बिलोंग टू जोन्स एंड पिनेरो। And now the next question is, Falder is a character in which of the following plays by John Galsworthy? Falder एक ऐसा कैरेक्टर, एक बहुत कम उम्र का गरीब मतलब निम्न मध्यम वर्ग को बिलोंग करने वाला एक नौजवान who falls in love with a married woman. Just because of that woman's pitiable condition, वो एक फैलनी जो है वो करता है, जिसकी वजह से उसको सज़ा मिलती है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलता है, उसके पर एक अपराधी का ठप्पा लग जाता है और उसको फिर जॉब के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, एंड फाइनली जो है वो उसकी मतलब पुलिस से बचने के चक्कर में वो ऊपर से कूद जाता है और मर जाता है। तो ये जो उसकी गर्दन टूट जाती है। तो ये जो कहानी है, फोल्डर जो कैरेक्टर है, एक बहुत ही पिटिएबल कैरेक्टर जो दिखाया है, ये गोल्सवर्दी के प्ले जस्टिस का है। इन द फॉरसाइट सागा, द फॉरसाइट्स बिलोंग टू, मैंने आपको फॉरसाइट सागा के बारे में बताया था, टिपिकल विक्टोरियन जो है वो कहानी, विक्टोरियन जो है वो फैमिली दिखाई है, 3 जनरेशंस की कहानी है, एंड दे आर टिपिकल सिटी फैमिली। एंड विक्टोरियन जो है बॉर्जस फैमिली अपर मिडिल क्लास है, सिटी फैमिली है, और विक्टोरियन फैमिली, और 3 जनरेशंस की कहानी इसमें दिखाई गई है। फॉरसाइट सागा जो कि गोल्सवर्दी का मास्टरपीस है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गोल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गोल्सवर्दीज आइडिया ऑन द ड्रामा? गोल्सवर्दी के आइडिया जो ड्रामा पे हमें देखने को मिलते हैं वो इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में है, जो एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज पोएम्स और वो शॉर्ट स्टोरीज का, और जो ये कलेक्शन है इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, उसमें हमें गोल्सवर्दी के आइडियाज ऑन द ड्रामा देखने को मिलते हैं। Now the next one is, which drama of Goldsworthy deals with the conflict between capitalist and the labor? ये अपने आप में एक अनूठा प्ले था जिसका नाम है स्ट्राइफ, जिसमें त्रिनाथा टिन फैक्ट्री में वर्कर्स के बीच में और कैपिटलिस्ट के बीच में स्ट्राइक हो रही है, और इसका एक बहुत है कि 1 woman died and the 2 best men lost, कि एक औरत के मरने से 2 बेस्ट मैन जो टूट गए। तो ये एक कैपिटलिस्ट के बीच में और लेबर्स के बीच में ये एक संघर्ष को बताती हुई ये एक ड्रामा है, दैट इज स्ट्राइफ, संघर्ष। इन अ गोल्सवर्दीज जस्टिस द लॉ इज व्हाट इट इज, अ मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर हैज बीन सेड बाय। जब फोल्डर के वकील जो है वो ये प्रार्थना करते हैं कि फोल्डर को जो है एक उनको जो ये मतलब उन्होंने जानबूझ के नहीं करा था ये अपराध, तो इस बात पे, और वो अगर उसको वहां पर भेज दिया गया तो वो एक अपराधी बन के निकलेगा। तो ये जज कहते हैं कि द लॉ इज व्हाट इट इज, अ मैजेस्टिक एडिफाइस। लॉ एक शानदार बिल्डिंग है जो हम सबको शरण देते हैं, हर स्टोन दूसरे स्टोन पे रखा हुआ है, अगर आज एक स्टोन हटा दिया गया तो पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। तो ये डायलॉग किसका है? जज का। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, जस्टिस का जो टाइटल है वो आयरॉनिकल है। आयरॉनिकल का मतलब होता है मीनिंग कुछ होता है और जो कहने का मतलब होता है वो कुछ और होता है। जस्टिस मतलब न्याय, और इसमें फोल्डर को न्याय नहीं मिलता, दैट इज वाई द टाइटल इज आयरॉनिकल। इन विच ईयर वॉज जस्टिस पब्लिश? जस्टिस पब्लिश हुआ था 1910 में। जस्टिस गॉट पब्लिश्ड इन 1910। हु इज हैरोल्ड क्लीवर इन गोल्सवर्दीज जस्टिस? हैरोल्ड क्लीवर जो है वो गवर्नमेंट काउंसिल थे, हेक्टर फ्रोम जो है वो डिफेंस काउंसिल थे, और हैरोल्ड क्लीवर जो है वो गवर्नमेंट काउंसिल थे। गोल्सवर्दी इज
a pessimist, both cynical and demotivating, a pacifist, a realist, both minute and delicate, a reactionist, revolutionary. गॉल्सवर्दी एक रियलिस्ट थे, जोन्स एंड पिनेरो के ट्रेडिशन को बिलोंग करते हुए वो एक रियलिस्ट थे, वो रियल पिक्चर जो है वो अपने ड्रामाज में और नॉवेल्स में दिखाया करते थे. जॉन गॉल्सवर्दीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्युपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, क्या मतलब उनके नॉवेल्स में हमें क्या देखने को मिलता है? इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स, फ्यूडलिज्म अपॉन मोनार्की, क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी, क्लास ट्रेडिशंस अपॉन रिलीजन, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी. कुछ भी हो जाए क्लास कल्चर नहीं जाता, ये देखने को मिलता है क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी. लॉयल्टीज में ये दिखाया गया है. स्ट्राइफ ड्रामेटाइजेस, स्ट्राइफ में क्या है? स्ट्राइक दिखाई गई है. तो क्या है? वर्कर्स और लेबरर्स के, वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के बीच में एक स्ट्राइक जो है वो दिखाई गई है. गॉल्सवर्दी बिलोंग टू, गॉल्सवर्दी मॉडर्न एज के राइटर थे, तो ही बिलोंग टू 20th सेंचुरी. Loyalties crisscross each other is a dialogue in a play by. Loyalties crisscross जो है वो डायलॉग है लॉयल्टीज प्ले का, जो उनका वन ऑफ द बेस्ट प्लेस में से एक है. और किसका है? जॉन गॉल्सवर्दी. दैट इज बाय जॉन गॉल्सवर्दी. तो ये थे आज के क्वेश्चंस. और भाई हम देख लेते हैं कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं. अगर बच गया होगा तो हम दोबारा से करवा देंगे, देख लेंगे. तो भाई देख लेते हैं. 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा. तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं अभी तक के जो थे, मतलब 30 क्वेश्चंस हमने लिए थे. 30 क्वेश्चंस आप लोगों के मैंने करवाए हैं. आई होप कि सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे. तो बस आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.